हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिफरेंट क्रॉप्स के लिए मेजर ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव और ब्रीडिंग प्रोसीजर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने यहाँ पे हेडिंग डाली हुई है, व्हाट वी हैव टू इम्प्रूव इन आवर क्रॉप प्लांट्स। तो हमको अपने क्रॉप प्लांट्स में इम्प्रूव क्या करना है, यही हमारा क्या है, ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव। तो मोस्ट ऑफ द क्रॉप प्लांट्स में क्या है कि इंक्रीज्ड यील्ड ही हमारा मेजर ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव होता है। तो अब यील्ड को कैसे इम्प्रूव किया जाता है, इसके लिए हमको डिफरेंट जो है ब्रीडिंग प्रोसीजर लगाने पड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो है सीरियल्स में ये लगाया गया कि जो सीरियल हैं अगर उनकी हाइट को रिड्यूस कर दिया जाए, जो वेजिटेटिव ग्रोथ हो रही थी उसको क्या किया जाए, रिड्यूस कर दिया जाए, तो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ जो है बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से सेमी ड्वार्फ व्हीट एंड राइस की वैरायटी जो है डेवलप की गई डॉक्टर एन्नी बोरलाग के थ्रू। इसके बाद अपने इंडिया में भी इस पे काम हुआ डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन के द्वारा। ठीक है, तो जिसके लिए जो है डॉक्टर एन्नी बोरलाग पूरे विश्व में फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन के नाम से जाने जाते हैं, जबकि डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जो है अपने भारत में फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि देखिए राइस में जो है D1 जीन को डाला गया, इनकारपोरेट किया गया, जो कि एक जैपोनिका राइस की वैरायटी DG पूजेन से लिया गया। ठीक है, तो ये क्रॉसिंग के थ्रू जो है ट्रांसफर किया गया, जिसके थ्रू जो है सेमी ड्वार्फ राइस की वैरायटी डेवलप की गई। अच्छा, नॉरिन 10 एक वैरायटी है व्हीट की, इससे जो है लिया गया RST1 जीन और RST2 जीन। ठीक है, RST2 जीन, तो ये रिड्यूस्ड हाइट के लिए ये भी जिम्मेदार था। एक टॉम थंब करके जो है वैरायटी है, जिससे जो है RST3 जीन लिया गया। तो इन सारे जीन्स को जो है इनकारपोरेट किया गया किसमें, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़ में, जिससे कि जो है सीरियल्स की जो हाइट है वो रिड्यूस हो गई। अच्छा, जब हाइट रिड्यूस हो गई तो उससे कई फायदे हुए। एक तो हाइट रिड्यूस होने की वजह से पौधा अब गिरता नहीं है, पौधा जो है अब हवा के झोंकों से गिरता नहीं है। दूसरा ये कि जब हम फर्टिलाइजर देते हैं, जब हम इरिगेशन देते हैं, तो ये रिस्पॉन्स करता है। इसमें वेजिटेटिव ग्रोथ नहीं होती है, इसमें रिप्रोडक्टिव ग्रोथ हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये फर्टिलाइजर और इरिगेशन के प्रति रिस्पॉन्स भी देने लगा और लॉजिंग इसमें रेजिस्टेंसी भी आ गई। ठीक है, तो इंक्रीज यील्ड जो है इस तरीके से हम अचीव करते हैं। सबसे मेजर ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव जो है ये इंक्रीज यील्ड ही होता है। देखिए, यील्ड के बाद जो दूसरा मेजर ऑब्जेक्टिव आता है वो होता है इम्प्रूव्ड क्वालिटी। ठीक है, जैसे राइस में अगर हम बात करें तो मिलिंग क्वालिटी, कुकिंग क्वालिटी, अरोमा और ग्रेन कलर, ये सारी जो क्वालिटी हैं इन पे हम लोग फोकस करते हैं। जैसे राइस में फिर प्रोटीन कंटेंट, इसके बाद जैसे विटामिन ए का कंटेंट, इन सब चीज़ों पे हम लोग फोकस करते हैं। अच्छा, इसके बाद देखिए व्हीट में क्या है, मिलिंग क्वालिटी, बेकिंग क्वालिटी और ग्लूटिन कंटेंट। ठीक है, ग्लूटिन कंटेंट के साथ साथ ग्लूटिन स्ट्रेंथ भी मायने रखता है। ग्लूटिन स्ट्रेंथ जो है पोलसेंके वैल्यू के थ्रू पता चलती है। अगर पोलसेंके वैल्यू लेस देन 80 है तो इसका मतलब कि ग्लूटिन स्ट्रेंथ जो है वो वीक है। अगर यही जो है 81 टू 150 है तो इसका मतलब है कि जो ग्लूटिन स्ट्रेंथ है वो मीडियम है। अगर मोर देन 150 ग्लूटिन पोलसेंके वैल्यू है तो इसका मतलब जो ग्लूटिन स्ट्रेंथ है वो बहुत ही अच्छी है, हाई है। तो देखिए, लो अगर ग्लूटिन स्ट्रेंथ है तो इसका मतलब वो बिस्किट बनाने के लिए यूज होगा। अगर मीडियम ग्लूटिन स्ट्रेंथ है तो वो चपाती बनाने के लिए यूज होगा। अगर मोर देन 150 है तो फिर ये ब्रेड बनाने के लिए यूज होगा। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट ग्लूटिन स्ट्रेंथ के आधार पे हम जो है जो गेहूं है उसके आटे का यूज करते हैं। ठीक है, व्हीट फ्लोर का यूज हम लोग करते हैं। अब देखिए पल्सेज जो हैं, जैसे जो पल्सेज हैं इसमें प्रोटीन कंटेंट और सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स को बढ़ाने की बात करते हैं। साथ ही साथ जो है हम, जैसे कि पल्सेज में आपको पता है जो क्या नाम है, ट्रिप्टोफान और मेथियोनिन है, ये डिफिशियंट होते हैं।
तो इनको हम बढ़ाने की बात करते हैं। तो ये मेजर एक ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे कि सीरियल्स में बात करें तो लाइसिन और ट्रिप्टोफान, मेनली लाइसिन की कमी होती है। तो इस तरीके से जो है हम इन सारे अमीनो एसिड को बढ़ाने की बात करते हैं। जैसे आयल सीड में क्या है, आयल सीड में प्यूफा एंड म्यूफा, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एंड मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, तो इनको बढ़ाने की बात करते हैं। तो ये सभी क्या है, हमारे मेजर ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है, अभी देखिए हमने जो है क्वालिटी इंप्रूव कर लिया, क्वालिटी इंप्रूव करने की बात हमने कर ली, हमने जो है यील्ड इंप्रूवमेंट की बात कर ली। लेकिन कुछ क्रॉप ऐसी हैं जिसमें कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस जो है प्रेजेंट होते हैं, इनको एलिमिनेट करने की जरूरत होती है थ्रू द यूज ऑफ ब्रीडिंग मेथड। डिफरेंट ब्रीडिंग मेथड्स को यूज करके हमको जो है ये जो टॉक्सिक सब्सटेंस हैं इनको क्रॉप प्लांट से एलिमिनेट करने की जरूरत होती है। तो ये हमारा मेजर ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे कि सॉरगम की अगर बात करें तो इसमें HCN पाया जाता है, हाइड्रोजन साइनाइड। तो ये जो हाइड्रोजन साइनाइड है ये जो है टॉक्सिक होता है। अगर इसको जानवर जो है एक निश्चित मात्रा से अधिक खा लेते हैं तो उनकी डेथ हो जाती है। तो जिसके वजह से ये कहते हैं कि फर्स्ट जो है बारिश हो जाए या फिर जो है पहली सिंचाई हो जाए, इसके बाद जो है हम सॉरगम को हमको जो है जानवर को खिलाना चाहिए, इससे पहले नहीं खिलाना चाहिए। क्योंकि जब बारिश हो जाती है फिर इरिगेशन हो जाता है तो जो पत्तियों में ये HCN अवेलेबल था वो जो है रूट में चले जाता है, जिससे हम इसको जानवरों को खिला सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए सॉरगम में तो HCN पाया जाता है। इसके बाद देखिए खेसारी लेथाइरस सटाइवस में एक लेथाइरोजेन पाया जाता है, जिसको बोलते हैं बीटा एन ऑक्सैलिल अल्फा बीटा डाई अमीनो प्रोपियोनिक एसिड, BOAA। ये एक न्यूरोटॉक्सिन है, ये एक न्यूरोटॉक्सिन है जो कि पैरालिसिस काज करता है लोअर लिम्ब की, लोअर लिम्ब में ये पैरालाइसिस काज करता है। ठीक है, तो ये न्यूरोटॉक्सिक है, न्यूरॉन्स को डैमेज करता है, तो इसको भी एलिमिनेट करने की जरूरत होती है। इसके बाद देखिए इरोसिक एसिड एंड ग्लूकोसिनोलेट्स इन ब्रेसिका। ब्रेसिका में क्या होता है, इरोसिक एसिड और ग्लूकोसिनोलेट्स होते हैं, ये भी टॉक्सिक सब्सटेंस हैं, तो इनको भी एलिमिनेट करने की जरूरत होती है। जिसके लिए कैनोला प्रोडक्शन की बात आती है। कैनोला प्रोडक्शन का मतलब है कि फ्री फ्रॉम इरोसिक एसिड एंड ग्लूकोसिनोलेट्स। ऐसी वैरायटी डेवलप करें जिसमें ये इरोसिक एसिड और ग्लूकोसिनोलेट्स जो है ना हो। ठीक है, तो जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एक मानक बनाया गया है, ये बनाया गया है कि भाई इरोसिक एसिड जो है ये लेस देन 2% हो आयल में, आयल में जो है लेस देन 2% इरोसिक एसिड हो, और लेस देन 35 माइक्रोग्राम पर ग्राम ऑफ डिफैटेड केक। जो खरी होती है, जो हम मस्टर्ड की मिलिंग जब करते हैं तो जो खरी निकलती है उसी को डिफैटेड केक बोलते हैं। तो इस डिफैटेड केक में 1 ग्राम अगर ये डिफैटेड केक है तो उसमें लेस देन 35 माइक्रोग्राम क्या होनी चाहिए, ग्लूकोसिनोलेट्स, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये स्टैंडर्ड जो है निर्धारित किया गया है। तो इस तरीके से ये सारे जो सब्सटेंस हैं इनको हम एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। अब कुकुरबिटेशन इन कुकुरबिट्स, तो कुकुरबिट्स में जो है ये भी एक हानिकारक सब्सटेंस है जिसको हम एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं थ्रू द ब्रीडिंग। और ये सारे ऑब्जेक्टिव जो है बहुत काफ़ी हद तक अचीव किए भी गए हैं। ठीक है, तो तीसरा हमारा जो मेजर ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव हो गया वो क्या हो गया, एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस। इसके बाद देखिए रेजिस्टेंस अगेंस्ट बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेस। तो देखिए बहुत सारा लॉस होता है क्रॉप प्लांट्स को, बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेस से बहुत ज़्यादा लॉस होता है। इस लॉस को मिनिमाइज करने के लिए हम जो है क्या करते हैं, हम रेजिस्टेंस डेवलप करते हैं क्रॉप प्लांट्स में, या फिर हम टॉलरेंस डेवलप करते हैं। चाहे वो कन्वेंशनल ब्रीडिंग मेथड हो चाहे वो नॉन कन्वेंशनल ब्रीडिंग मेथड हो, उनको यूज करके हम जो है रेजिस्टेंसी को डेवलप करते हैं। सिलेक्शन के थ्रू हम निकाल लेते हैं, कुछ ऐसे जीनोटाइप्स हमको मिलते हैं जो कि अच्छी रेजिस्टेंसी रखते हैं।
जो वाइल्ड स्पीसीज होती हैं उसमें रेजिस्टेंसी होती है, उनके थ्रू हम क्रॉसिंग के थ्रू जो है हम अपनी कल्टिवेटेड स्पीसीज में, कल्टिवेटेड वैरायटीज़ में जीन को ट्रांसफ़र करके हम जो है रेजिस्टेंसी डेवलप कर सकते हैं। बैक क्रॉस मेथड को यूज करके, पेडिग्री मेथड को यूज करके, तो इन सारे मेथड्स को यूज करके हम जो है रेजिस्टेंसी डेवलप कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी का तो सहारा ले ही सकते हैं, जैसे बीटी कॉटन एक बेस्ट एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से हम डिफरेंट जो है अप्रोच लगा करके हम जो है बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेस रेजिस्टेंसी के लिए हम काम करते हैं। ठीक है, बायोटिक स्ट्रेस देखिए जो ऐसी स्ट्रेस होती है जो कि लिविंग ऑर्गेन्स के थ्रू जो है काज की जाती है, जबकि एबायोटिक स्ट्रेस में ये जो है लोकेशन स्पेसिफिक होती है। जैसे कहीं की सॉइल जो है देखिए सलाइन है, कहीं की सॉइल जो है एसिडिक है, या फिर कहीं ड्राट कंडीशन ज़्यादा आपको मिलेगी, कहीं लॉगिंग कंडीशन मिलेगी, है नहीं। तो लॉजिंग कंडीशन आपको हर जगह नहीं मिलेगी। जैसे कि आपको बिहार में लॉजिंग कंडीशन, पश्चिम बंगाल में लॉजिंग कंडीशन, है नहीं। तो ये हर जगह पे लॉजिंग कंडीशन नहीं मिलेगी। राजस्थान में देखिए ज़्यादातर आपको ड्राट कंडीशन मिल जाएगी। तो इस तरीके से अलग अलग रीजन्स में जो है अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम होती है। एबायोटिक स्ट्रेस इसीलिए इसमें लिखा गया है कि ये लोकेशन स्पेसिफिक होती है। तो इसके लिए भी हमको रेजिस्टेंसी डेवलप करने की ज़रूरत होती है। तो अगर हम लॉजिंग रेजिस्टेंसी डेवलप करना चाह रहे हैं तो हम ऐसे एरियाज़ में जाएं जहाँ पे हमेशा जो है जल भराव की स्थिति रहती है। तो वहाँ पे जो क्रॉप स्पीसीज ग्रो हो रही हैं, तो वहाँ पे मैक्सिमम चांस ये होगा कि वहाँ पे हमको जो है उसके लिए रेजिस्टेंसी मिल जाए, उन क्रॉप प्लांट से हमको रेजिस्टेंसी का जीन मिल सके। या फिर ड्राट कंडीशन वाले एरियाज़ में हम जाते हैं, जैसे थार डिजर्ट है, तो वहाँ पे जो अगर प्लांट्स उग रहे हैं तो उनमें कुछ ना कुछ ऐसा है, पोटेंशियल है, जिसकी वजह से वो उग रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है कि हम मतलब पर्टिकुलर एक लोकेशन से ऐसे क्रॉप प्लांट्स को यूज कर सकते हैं जिनमें कि उस पर्टिकुलर लोकेशंस के लिए रेजिस्टेंसी है, टॉलरेंसी है। ठीक है, तो इस तरीके से एक मेजर ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव ये भी है कि हम जो है क्रॉप प्लांट्स में बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेस रेजिस्टेंसी डेवलप करें। ठीक है, अब देखिए चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन। तो मैच्योरिटी ड्यूरेशन में भी चेंज लाना ये भी एक मेजर ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव है। जैसे अर्ली वैरायटी को डेवलप किया जाए। अर्ली वैरायटी डेवलप करने का एक ये फ़ायदा है कि जो क्रॉप रोटेशन है वो इजीली हो सकती है, क्रॉप जो है वो इजीली जो है सेट हो सकती हैं पर्टिकुलर क्रॉप रोटेशन में। दूसरा फ़ायदा ये है कि रिसोर्स कम लगेंगे। जो फसल एक साल में पकने वाली थी वो अगर 6 महीने में पक जाती है, 4 महीने में पक जाती है, 3 महीने में पक जाती है, तो उसमें रिसोर्सेज कम लगेंगे, उसमें जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम लगेगा। ठीक है, तो मैच्योरिटी ड्यूरेशन कम करना भी एक मेजर ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव है। दूसरा देखिए इम्प्रूव्ड एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जैसे कि राइस, बाजरा, व्हीट, इनमें से हमें क्या है कि मोर जो है फर्टाइल टिलर्स होने चाहिए। तो फर्टाइल टिलर्स मतलब ऐसे टिलर्स जिसमें पेनिकिल भी हाई हो। ये नहीं कि टिलर्स बढ़ गए लेकिन पेनिकल्स हाई नहीं, ईयर हाई नहीं, तो फिर उसका क्या क्या मतलब है। ठीक है, तो मोर नंबर ऑफ हमको फर्टाइल टिलर्स चाहिए, तो इसके लिए भी ब्रीडिंग की जाती है। ये भी एक मेजर ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव है। इसके बाद देखिए रिड्यूसिंग द प्लांट हाइट और प्रिवेंट लॉजिंग। तो प्लांट हाइट जैसा कि मैंने आपको बताया बहुत बड़ी प्लांट हाइट है तो ये गिर जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था इंडिका टाइप जो है वो 160 से लेकर के 200 सेंटीमीटर लॉन्ग होता था, तो उसमें जो है लॉजिंग ससेप्टिबिलिटी थी, वो लॉजिंग रेजिस्टेंसी नहीं रखता था। जबकि जो है हमने आपको बताया था जो क्या नाम है जैपोनिका टाइप का था, वो मीडियम हाइट का था, तो वहाँ पे क्या है कि उसमें रेजिस्टेंसी थी। तो इस तरीके से जब हम हाइट को रिड्यूस कर देते हैं तो हाइट रिड्यूस करने से कई फायदे हो जाते हैं। एक तो हमको यील्ड भी, सीरियल्स की अगर बात करें, फोडर में तो ये डिजायरेबल नहीं है। फोडर में देखिए भाई हमको अच्छी हाइट वाला पौधा चाहिए जिसमें वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छी हो, लेकिन सीरियल्स की बात करें, लेग्यूम्स की बात करें, तो वहाँ पे हमको हाइट कम चाहिए, हाइट कम हो जिससे कि पौधा देखिए गिरेगा भी नहीं, लॉजिंग नहीं होगी, और दूसरा कि वो फर्टिलाइजर और इरिगेशन के प्रति रिस्पॉन्स करेगा, हमको अच्छी यील्ड जो है वो
देगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा जो मेजर ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, फोटो इनसेंसिटिविटी। तो फोटो इनसेंसिटिविटी का मतलब क्या है कि देखिए प्रत्येक क्रॉप को एक निश्चित समय अंतराल का फोटो पीरियड चाहिए होता है फ्लावरिंग के लिए। वेजिटेटिव ग्रोथ तो हो जाती है, लेकिन फ्लावरिंग के लिए एक निश्चित समय अंतराल चाहिए होता है सूर्य के प्रकाश का, तो उसी को बोलते हैं फोटो पीरियड। अगर वो प्रकाश अवधि नहीं मिलती है तो उसमें फ्लावरिंग नहीं होती है। जैसे कि हम खरीफ क्रॉप की अगर बात करें, तो खरीफ क्रॉप देखिए लगाई तो जाती हैं लॉन्ग फोटो पीरियड के अंतर्गत, लेकिन इनमें जो फ्लावरिंग होती है वो शॉर्ट फोटो पीरियड में होता है। जबकि जो रबी वाली है ये शॉर्ट फोटो पीरियड में लगाई जाती है, लेकिन इनमें फ्लावरिंग जो होती है वो लॉन्ग फोटो पीरियड में होती है। ठीक है, तो इस तरीके से इन सभी क्रॉप्स को क्या चाहिए, एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन का फोटो पीरियड चाहिए। लेकिन अगर हम ऐसी क्रॉप डेवलप कर दें जिनमें फोटो पीरियड का कोई इफेक्ट ना पड़े, फोटो पीरियड का जो ड्यूरेशन है उसका कोई इफेक्ट ना पड़े फ्लावरिंग पे, कभी भी फ्लावरिंग हो जाए, तो हम किसानों को कहें लो भाई ये वैरायटी ले जाओ और आप इसको किसी भी सीजन में लगाइए, नो प्रॉब्लम। तो पूरा झंझट ही खत्म हो गया। भाई फार्मर्स ले गया, अब उसको जब मन हुआ तब लगाया। तो इस तरीके से हम जो है ये भी कोशिश करते हैं कि फोटो पीरियड इनसेंसिटिविटी जो है डेवलप करें। अच्छा, रेड ग्राम में ये, sorghum में ये मेजर प्रॉब्लम हो जाती है। रेड ग्राम जैसे पहले बहुत लंबे समय वाली फसल हुआ करती थी, अभी तो मान लीजिए बहुत सारी ऐसी वैरायटीज आ गई हैं जो कि कम ड्यूरेशन वाली हैं, जिसमें उपास 120 का नाम आप जनरली सुनते रहते हैं, प्रभात है नहीं, रेड ग्राम मतलब तुर, पीजीएनपी। ठीक है, तो अब इनमें सब में क्या था कि अभी है जो है अर्ली मेच्योरिटी वाली वैरायटीज आ गई हैं, इनमें कुछ हद तक जो है फोटो इंसेंसिटिविटी भी डेवलप की जा चुकी है। ठीक है, इसके बाद देखिए फिर नॉन सैटरिंग नेचर जो है ये भी डिजायरेबल ऑब्जेक्टिव है। तो अब ये ग्रीन ग्राम और ब्रेसिका में ये मेजर प्रॉब्लम होती थी। सैटरिंग का मतलब क्या है कि मैच्योरिटी पे पॉड जो है खुल जाए और जो सीड हैं वो बिखर जाएं। जैसे ग्रीन ग्राम और ब्रेसिका में ये मतलब सरसों वगैरह में ये मेजर प्रॉब्लम होती, कटाई किए जो उसका ग्रेन है वो ग्राउंड पे गिर गया, तो इससे लॉस होता है। तो पहले क्या होता था, जो पॉड होती थी इसकी जो थिकनेस होती थी बहुत कम होती थी। वाइल्ड जो अभी आप देखेंगे तो उनमें ये इनकी थिकनेस बहुत कम होती थी। तो अभी ब्रीडिंग के थ्रू ये किया गया कि भाई इसकी थिकनेस जो है अच्छी खासी थिकनेस है, तो अच्छी खासी थिकनेस है तो मैच्योरिटी पे ये फटती नहीं है पॉड, और सीड जो है पैक्ड रहते हैं। तो अभी नॉन सैटरिंग रेजिस्टेंसी भी जो है मेजर ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, इसके बाद देखिए सिंक्रोनाइज्ड मैच्योरिटी। सिंक्रोनाइज मैच्योरिटी का मतलब क्या है कि भाई एक साल एक साथ जो पूरी है फसल वो पक जाए और उसकी हम हार्वेस्टिंग कर लें। ये नहीं कि अभी फ्लावरिंग भी आ रही है उसके बाद मैच्योरिटी भी कहीं कहीं पे आ गई है, तो हम कुछ पॉड को हार्वेस्ट करें उसके बाद फिर जो है रुकें, फिर पॉड बने फिर जो है उनकी हार्वेस्टिंग करें। तो इस तरीके से हार्वेस्टिंग का खर्चा भी ज़्यादा आएगा और ट्रांसपोर्ट चार्ज वगैरह भी ज़्यादा आएंगे। तो सिंक्रोनाइज मैच्योरिटी जो है पल्सेज में मेजर एक ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव के तौर पे देखा जाता है। इसके बाद देखिए डिटर्मिनेट ग्रोथ हैबिट। तो डिटर्मिनेट ग्रोथ हैबिट का मतलब है कि वही भाई ये ग्रोथ हो रही है, अब यहाँ पे देखिए अभी जो है फ्लावरिंग चल रही है और मतलब टॉप पे फ्लावर नहीं आया और ये जो है कंटिन्यू ग्रोथ करता चला जा रहा है, करता चला जा रहा है, और यहाँ पे लेटरल ब्रांचिंग हो करके और यहाँ पे फ्लावर आ रहे हैं। यहाँ पे पता चला ये फ्लावर आकर के यहाँ पे पॉड बन गई है और यहाँ पे अभी फ्लावरिंग हो रही है। तो इस तरीके की कंडीशन जो है हमको नहीं चाहिए इन केस ऑफ पल्सेज एंड कॉटन। तो हमको क्या चाहिए, हमको ये चाहिए कि यहाँ पे टॉप पे फ्लावर आ जाए और इसकी ग्रोथ जो है चेक हो जाए। इसके बाद लेटरल इस तरीके से जो है फ्लावर आ करके इसके बाद जो है इसमें सब में पॉड आ करके और ये मैच्योर हो जाए और हम वन टाइम में इसको हार्वेस्ट कर लें। बहुत ज़्यादा ये जो है ग्रोथ भी ना करे, और जैसे कि अभी जो है पूषा
16 करके जो है वैरायटी बनाई गई है अरहर की। ये IRI पे डेवलप हुई है। तो उसमें क्या है कि ये बहुत ही छोटी है, ड्वार्फ है, ड्वार्फ अरहर है। तो इससे क्या है कि जो केमिकल्स हैं इनका स्प्रे भी बहुत आसानी से हो सकता है। तो इस तरीके से ये सारे एडवांटेज हैं। तो हमको डिटर्मिनेट ग्रोथ चाहिए, ये भी मेजर ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव है। तो कुछ क्रॉप ऐसी हैं जिसमें जो है हम एलिमिनेशन करते हैं किसका, डोरमेंसी का, और कुछ क्रॉप ऐसी हैं जिनमें हम इंट्रोडक्शन भी डोरमेंसी का करते हैं। भाई हमने अगर कोई सीड यहाँ पे सॉइल में सोइंग कर दिया, अब ये अगर जर्मिनेट नहीं कर रहा तो ये भी एक प्रॉब्लम है। और अगर ये सीड पौधे पे लगा लगा ही जर्मिनेट कर जा रहा है तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो ये सारे जो है हमारे ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव हैं। ठीक है। अच्छा, इसके साथ ही एक चीज़ हम आपको और बताएं कि जो सिंक्रोनाइज मैच्योरिटी है, ये पल्सेज में तो हमको चाहिए, लेकिन अगर हम टोमेटो की बात करें तो टोमेटो में ये हमको नहीं चाहिए। इसमें क्या है कि अगर पर्टिकुलर जो है इंटरवल पे अगर मैच्योरिटी आती है, फ्रूटिंग होती है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं आसानी से, जो है हम इसको मार्केट में पहुंचा सकते हैं। अगर एक साथ फ्रूटिंग हो गई और एक साथ पूरा मैच्योर हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, उसको जो है हम सेल नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो ये जो सिंक्रोनस मैच्योरिटी का ऑब्जेक्टिव है, ये सभी में अप्लाई नहीं होगा, ये सभी क्रॉप में अप्लाई नहीं होगा। ठीक है। तो अभी हम लोग जो है इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं, ब्रीडिंग सेल्फ पॉलिनेटेड एंड क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक जनरल जो है मेथड्स का पूरा एक फ्लो चार्ट दिया गया है। ये देखिए, जेनेटिक इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप प्लांट्स, तो इसको हम अचीव कर सकते हैं डोमेस्टिकेशन के थ्रू, प्लांट इंट्रोडक्शन के थ्रू, सिलेक्शन के थ्रू, हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू, पॉलीप्लॉइडी के थ्रू, म्यूटेशन के थ्रू, बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू और मार्कर स्टेट सिलेक्शन के थ्रू। ठीक है। तो इनको अलग अलग क्रॉप में, जैसे कि हम यहाँ पे देखो लिखे हुए हैं, ब्रीडिंग मेथड प्रोसीजर फॉर ऑटोगैमस स्पीसीज। ऑटोगैमस मतलब सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप प्लांट्स। तो सेल्फ पॉलिनेटेड स्पीसीज जो होती हैं ये होमोजाइगस होती हैं। होमोजाइगस का मतलब क्या है, इस कंडीशन में होती हैं, स्मॉल कैपिटल टी या फिर स्मॉल टी, इस कंडीशन में होती हैं। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली हाइब्रिडेशन पे जा सकते हैं, हम क्रॉसिंग पे जा सकते हैं। ठीक। तो यहाँ पे देखिए सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप प्लांट्स को इम्प्रूव करने के लिए जो ब्रीडिंग मेथड्स यूज किए जाते हैं, उनमें देखिए प्लांट इंट्रोडक्शन है। ठीक है। इसके बाद प्योर लाइन सिलेक्शन है, मास सिलेक्शन है, पेडिग्री सिलेक्शन है, बल्क मेथड है, सिंगल सीड डिसीजन मेथड है, बैक क्रॉस मेथड है, हेट्रोसिस ब्रीडिंग है और म्यूटेशन ब्रीडिंग है। ये सारे अप्रोच जो है हम यूज करते हैं किसके लिए, ब्रीडिंग सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप प्लांट्स। ठीक है। इनको हम सभी को जो है वन बाय वन अलग से डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में कौन कौन से ब्रीडिंग मेथड यूज हो सकते हैं। ठीक है। अब देखिए क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप या फिर एलोगैमस क्रॉप्स को इम्प्रूव करने के लिए कौन कौन से मेथड्स हैं जो कि यूज होते हैं, इनको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जो क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप हैं ये हाईली हेट्रोजाइगस होती हैं। ये जब हाईली हेट्रोजाइगस होती हैं तो इनमें ये नीड होती है कि इनको जो है हम पहले प्योर बनाएं। तो इनमें हम सेल्फिंग करते हैं, जब सेल्फिंग करते हैं तो प्रत्येक जनरेशन में हाफ जो है हेट्रोजाइगोसिटी कम होती जाती है और हाफ जो है होमोजाइगोसिटी बढ़ती जाती है। ठीक है। तो इस तरीके से हमको प्रत्येक जनरेशन में होमोजाइगोसिटी जो है 1/2 के रेशियो में बढ़ती हुई मिलती है। तो हम 6 से 7 जनरेशन तक जब सेल्फिंग करते हैं, इसमें कंटिन्यू सेल्फिंग करते हैं, तो हमको नियरली होमोजाइगस एक लाइन मिलती है जिसको हम बोलते हैं इनब्रेड। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इनब्रेड। सबसे पहले हम क्रॉसिंग के लिए, हाइब्रिडेशन के लिए इसमें हम इनब्रेड बनाते हैं, पेरेंट्स बनाते हैं, उसके बाद हम जो है क्रॉसिंग पे जाते हैं। जबकि सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में हम डायरेक्टली जो है हाइब्रिडेशन पे जा सकते हैं क्योंकि वो होमोजाइगस होती है। ठीक है। अब देखिए इसमें जो है क्या है, जो ब्रीडिंग मेथड्स हैं उसमें प्लांट इंट्रोडक्शन, मास सिलेक्शन या फिर प्रोजेनी सिलेक्शन, बैक क्रॉस मेथड, हेट्रोसिस ब्रीडिंग, सिंथेटिक वैरायटी, कंपोजिट वैरायटी, पॉलीप्लॉइडी ब्रीडिंग, डिस्टेंट हार्वेस्शन। तो ये सारे जो है मेथड्स हैं जो कि इसमें यूज होते हैं। इसके अतिरिक्त म्यूटेशन ब्रीडिंग भी यूज होता है, लेकिन वो बहुत ही रेयर केस में यूज होता है एलोगैमस क्रॉप प्लांट्स के केस में। ठीक है।
अच्छा, इसमें जो है क्या नाम है, पॉपुलेशन इंप्रूवमेंट के लिए रिकरेंट सिलेक्शन, डिसरप्टिव मेटिंग और बाई पेरेंटल मेटिंग, ये जो है हम यूज करते हैं। ठीक है, क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप में पॉपुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए डिसरप्टिव मेटिंग, बाई पेरेंटल मेटिंग और रिकरेंट सिलेक्शन ये यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए जो वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड क्रॉप प्लांट्स हैं, एसेक्सुअली प्रोपेगेटेड क्रॉप प्लांट्स हैं, उसमें देखिए कौन कौन से ब्रीडिंग मेथड्स यूज होते हैं। प्लांट इंट्रोडक्शन हो गया, क्लोनल सिलेक्शन हो गया, मास सिलेक्शन हो गया। मास सिलेक्शन हालांकि रेयरली यूज होता है। ठीक है, उसके बाद हेट्रोसिस हो गया, म्यूटेशन ब्रीडिंग हो गया, पॉलीप्लाइडी हो गया, डिस्टेंट हाइब्रिडेशन हो गया और ट्रांसजेनिक हो गया। तो ये सारे जो है ब्रीडिंग मेथड्स जो है हम यूज करते हैं एसेक्सुअली प्रोपेगेटेड क्रॉप प्लांट्स को इम्प्रूव करने के लिए। तो इस तरीके से हमने मेजर ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव और मेजर ब्रीडिंग प्रोसीजर्स को डिस्कस किया। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी।